हेलो दोस्तों, लेट्स सी हाउ टू सॉल्व SBI PO quantitative aptitude session in given time. So you must be knowing there will be 35 questions. You will have only 20 minutes to solve them. Now if you analyze this thing, you have even less than 1 minute, less than 40 seconds per question. Sometimes the question is so long that you will take more than 40 seconds just to read and analyze it. So how is it possible to solve in given time? So let's see कि अप्रोच कैसा होना चाहिए, मतलब कैसे आप ऑप्शन थ्रू, कई बार आपको शॉर्ट ट्रिक लेना पड़ेगा, कई बार आपको गेस वर्क करना पड़ेगा, तभी जाके ये जो 35 क्वेश्चंस है उसमें से मैक्सिमम आप सॉल्व कर सकते हो. एंड गिवन दैट कट ऑफ जो है, थ्रू आउट कट ऑफ आउट ऑफ 100, ये अराउंड 71 था लास्ट ईयर. सो ये आगे बढ़ते ही जाने वाला है. सो मे बी नेक्स्ट ईयर दिस माइट गो अप टू 75. 75 अगर 100 में से लाने हैं तो क्वांट में कम से कम आपको 25 से 30 तो लाने ही पड़ेंगे. सो 25 से 30 तो अटेम्प्ट, सही अटेम्प्ट हमारा टारगेट होना चाहिए. सो लेट्स सी हाउ टू टैकल दिस सिचुएशन. सो मैंने ये क्वेश्चन पेपर खोल के रखा है. सो लाइव टाइम में हम ट्राई करेंगे कि 20 मिनट में कितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं. ठीक है. सो पहले 35 क्वेश्चंस वेयर फ्रॉम LRDI सेक्शन. सो नाउ क्वांट सेक्शन स्टार्ट होता है 36 टू देन 70 तक. ठीक है. लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. रुपीज़ 1800 इज गिवन एट 20% पर एनम SI, वाइल 1800 माइनस P इज गिवन एट 30% पर CI. अभी SI CI के क्वेश्चन फॉर्मूला से करना बहुत ही हार्ड जाता है. ऑप्शन से हम हमेशा ट्राई कर सकते हैं. नाउ लेट्स एनालाइज दिस ऑप्शंस. अगर P का वैल्यू 200, 300, 400 और 100 इनमें से कुछ भी हम डालते हैं तो हम क्वेश्चन ये वैल्यू हमको टैली करके देखना है. सो वी वॉन्ट गो फॉर द एक्सट्रीम्स, क्योंकि एक्सट्रीम्स में जाने के बाद फिर सारे ट्राई उल्टे करने पड़ सकते हैं. सो मिडिल नंबर कोई भी दो में से हम एक पिक कर सकते हैं. सो लेट्स सी 300 अगर मैं पिक करता हूँ P की जगह पे, सो दैट मीन्स 1800 तो हम डाल ही रहे हैं 20% से 2 साल के लिए. तो इसके ऊपर SI कितना मिलेगा? इसका 10% होता है 180, 2% हो जाएगा 360, और 2 साल के लिए डाल रहे हैं. सो 360 प्लस 360 SI से हमको मिलने वाला है 720. CI का कंसेप्ट क्या बोलता है? 300 अगर मैं यहाँ पे रखूँ, सो दैट मीन्स CI में मैं रख रहा हूँ 1500 रुपये. 1500 रुपये एट 30% पर एनम फॉर 2 ईयर्स. CI कैसे सॉल्व करते हैं पटाख से? इसका मैं 10% कितना होता है 150. सो 30% कितना होगा 450. मतलब पहले साल आपको 450 इंटरेस्ट मिलेगा. अगले साल कितना मिलता है? इसके 30% ज़्यादा. सो इसका 30% पटाख से निकल गया. 10% 45 हो गया. 30% मतलब 3 टाइम्स. सो 3 टाइम्स इज 135. सो इसमें 135 ऐड होके अगले साल मिलेगा 585. सो दोनों सालों का मिला के हो जाएगा 1035. क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस 315 है? बिल्कुल है. सो दैट मीन्स अवर ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ यू विल सी कि सर को पहले से पता था, बट दोस्तों ऐसा नहीं है. मिडल वैल्यूज आप अगर पिक करते हो, मान लो ये आंसर नहीं होता, सो मुझे पता होता कि रेंज क्या हो सकती है मेरे आंसर की. इफ द डिफरेंस वुड हैव बीन मोर, आई वुड हैव वांटेड दिस वैल्यू एज स्मॉल एज पॉसिबल. तो फिर मैं P का वैल्यू बढ़ा लेता, अदरवाइज फिर उल्टी दिशा में जा सकते हैं. सो दिस ऑलवेज वर्क्स. और ये कैलकुलेशन अगर आपका कंट्रोल में है तो आपको फार्मूला, वेरिएबल्स, इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है. एंड दिस इज द वे टू टैकल द क्वेश्चंस. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 3 पार्टनर्स ABC इन्वेस्टेड देयर अमाउंट इन 7:5:3. सो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है. पार्टनरशिप कैसे वर्क करता है आपको पता है कि जो भी प्रॉफिट डिवाइड होगा वो उनके इन्वेस्टमेंट इनटू ड्यूरेशन के रेशो में होता है. सो मान लो A का इन्वेस्टमेंट पहले 7 है. अब बोल रहे A विड्रॉज हिज अमाउंट सच दैट टोटल इन्वेस्टमेंट बी. सो आफ्टर 6 मंथ्स A ने रिमूव कर लिया, मतलब उसके 7 रुपये जो है वो 6 महीने के लिए ही है. उसके बाद उसने जो भी विड्रॉ किया उसका इन्वेस्टमेंट C के इन्वेस्टमेंट के बराबर बन जाता है. मतलब अब उसका इन्वेस्टमेंट बचा है 3 एंड फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स इट विल बी 3. सो ये हो गया A का पोर्शन. ऐसे ही B का पोर्शन कितना होगा? B ने 5 इन्वेस्ट किया है होल 12 मंथ्स के लिए, और इसने 3 इन्वेस्ट किए होल 12 मंथ्स के लिए. सो मेरा रेशो कैसे बनेगा? 7 × 6 42 प्लस 18. सो 42 प्लस 18 60 आ गया A के हिस्से, 60 आ गया इसके हिस्से, और 36 आ गया इसके हिस्से. इसका दिया हुआ एक्चुअली में 3600. सो 100 टाइम्स, तो इसका भी 100 टाइम्स, मतलब इसका हो जाएगा 6000. नेक्स्ट
A and B sold 2 articles, 25% profit and 40% profit respectively. If total profit is 178 and cost price of A is 120 less than B, find the cost price of B. देखो अब मुझे पता है कि A जो है 25% प्रॉफिट में बेच रहे हैं. 25% का मतलब होता है 1/4. क्या आप इसका 1/4 अच्छे से निकाल सकते हो क्या? नहीं. सो ऑब्वियसली आई नीड A का कॉस्ट प्राइस शुड बी मल्टीपल ऑफ 4 अच्छा खासा. एक और चीज़ बोलिए कि A का कॉस्ट प्राइस B से 120 कम है. इसका मतलब अगर मैं B का कॉस्ट प्राइस पकड़ूँ 310, इसमें से 120 सब्ट्रैक्ट करूँ, सो इट विल बी 190. ये 4 का मल्टीपल नहीं है अच्छा खासा. सो 4 का मल्टीपल कब मिलेगा मुझे? क्योंकि ये ऑलरेडी 4 का मल्टीपल है, सो इसको भी 4 का मल्टीपल होना चाहिए. सो आंसर में से अगर मुझे कुछ निकालना है तो आई वुड प्रीफर दिस, क्योंकि ये अकेला 4 का मल्टीपल है. मैं सीधा टिक करूंगा, मैं प्रूव भी खुद को नहीं करूंगा, बट फॉर यू आई एम प्रूविंग हियर. आई मीन आई एम ट्राइंग टू एनालाइज कि एक्चुअल में आंसर है क्या. सो लेट्स से बी का कॉस्ट प्राइस है 320. बी बेचा है 40% प्रॉफिट में, इसका 10% होता है 32, 40% हो जाएगा 32 इंटू 4, दैट इज 120 और 8, 128 रुपये. ऐसे ही अब ए आ जाएगा दिस माइनस 120 मतलब 200 को बेचा है 25% प्रॉफिट में, इसका 25% कितना होता है 50. क्या दोनों मिलके 178 है क्या है? तो दोस्तों एज यूल डू प्रैक्टिस यूल रियलाइज कि एक लिमिट तक ही ये क्वेश्चंस की डिफिकल्टी जाती है. सो ऑप्शंस में से करना, आप उनका माइंड रीड कर सकते हो व्हेन द गिवन ऑप्शंस, कि ऑप्शंस हमेशा वो इसी टाइप के देंगे. एक हाथ 4 का मल्टीपल दे दिया, दे वांट यू टू गेस वर्क. ठीक है आगे बढ़ते हैं. B's age is 10 years older than A if the ratio of B's age 11 years hence and C's present age is 3:2. At present C's age is thrice A's age. What will be age of C after 7 years? तो at present C जो है वो थ्राइस है किसी के, मतलब वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए. 7 साल बाद आपको C का एज पूछा, मतलब ये जो भी ऑप्शन है वो 7 साल बाद वाले हैं. तो इनके एजेस में से एंड ऑल्सो C का प्रेजेंट एज रेशो में 2 है, मतलब C जो है वो 2 का भी मल्टीपल होना चाहिए. सो 3 का भी और 2 का भी, मतलब वो 6 का मल्टीपल होना चाहिए प्रेजेंटली. और ये जो ऑप्शन में दिया है वो 7 साल बाद वाले, मतलब इनमें से मुझे 7 माइनस करने सब में से टू चेक कि कौन मुझे 6 का मल्टीपल देता है. इसमें से 7 माइनस किया तो 11 नॉट पॉसिबल, इसमें से 7 माइनस किया तो 16 नॉट पॉसिबल, इसमें से 7 माइनस किया 21 6 का मल्टीपल नहीं है, इसमें से 7 माइनस किया तो 18 विच इज 6 मल्टीपल. सो आंसर हैज़ टू बी डी. तो इक्वेशन बनाओ, ये सब कचरा करने की सच में ज़रूरत नहीं. आप बोलोगे नन ऑफ दिस भी आ सकता है. दोस्तों यू कैन ऑलवेज टेक दिस रिस्क. ऐसे कितने नन ऑफ दिस आएंगे एग्जाम में? 1 2 3. लेकिन अगर मुझे बहुत सारा टाइम बच रहा है, इन गिवन टाइम इफ आई एम एबल टू सॉल्व ऑल 35 क्वेश्चंस और 30 एटलीस्ट, सो ये रिस्क आप हमेशा ले सकते हैं. ठीक है आगे बढ़ते हैं. इफ द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 4:7 व्हाइल रेशियो ऑफ डायमीटर टू हाइट ब्ला ब्ला, ये सब दिया है. फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमेशा? कर्व सरफेस एरिया दैट इज 2 pi r h प्लस, तो ऊपर वाला और नीचे वाला एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर का 2 टाइम्स. सो दोस्तों ये जो भी नंबर आएगा वो हमेशा पाई का मल्टीपल होगा. पाई इज 22/7 विच इज मल्टीपल ऑफ 11. सो मतलब है हमेशा मेरा आंसर जो है वो 11 का मल्टीपल आना चाहिए. एज लॉन्ग एज दिस बैंक एग्जाम आर कंसर्न, ये हमेशा अच्छे फिगर्स ही लेते हैं, इसलिए ऐसा अजीब सा रेडियस कभी आएगा नहीं कि ये 22 नीचे कट जाएगा. तो व्हेन यूल प्रैक्टिस यूल रियलाइज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. हम जो फास्ट ट्राई करने का अभी हम देख रहे हैं. सो 11 का मल्टीपल हम कैसे ढूंढते हैं आपको पता है. 140 नॉट मल्टीपल 3 और 1 4 2 नॉट मल्टीपल. 132 दिस इज मल्टीपल ऑफ 11. सो आंसर डेफिनेटली डी ही होगा. ये तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा जब व्हेन यूल सॉल्व लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस लाइक दिस एंड यूल सी कि हाँ सही है भाई. ठीक है आगे बढ़ते हैं. 41 a bag contains 25 cards with number 1 to 25. 2 cards are picked at random one after another and without replacement. Find the probability that the sum of the numbers, ये by the way ये fractions में है. ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी पूछिए कि सम ऑफ द बोथ कार्ड्स आर ऑड. सम ऑड कब आता है? क्या दोनों इवन है तो आएगा क्या? नहीं. दोनों ऑड है तो आएगा क्या? नहीं. मतलब मुझे एक नंबर ऑड चाहिए, एक नंबर इवन चाहिए. इन नंबर्स में आपने देखा होगा कि 25 नंबर से मतलब 13 नंबर्स ऑड होंगे
और 12 नंबर C1s होंगे। मतलब मुझे इसमें से एक पिक करना है, इसमें से एक पिक करना है। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज सच दैट आई पिक वन नंबर फ्रॉम दिस 13 एंड वन नंबर फ्रॉम दिस 12? सो नंबर ऑफ वेज इज 13C1 और 12C1। और डिनोमिनेटर में क्या आता है? टोटल नंबर ऑफ वेज। टोटल नंबर ऑफ वेज मीन्स टोटल 25 में से मैं 2 कार्ड्स पिक कर रहा हूँ। सो 13 इंटू 12 अपॉन 25C2 कैसे लिखते हैं? 25 इंटू 24 अपॉन 2। सो ये अपॉन 2 ऊपर चलाएगा, ये 2 कैंसिल। और ये 2 कैंसिल, मतलब आंसर विल बी 13/25। आगे, a time taken to cover d minus 11 kilometer upstream is 4 times the time taken to cover d kilometer downstream. If ratio of speeds of boat in still water to speed of water current is 9:11 and time taken to cover, दोस्तों यहाँ पे मैं देख रहा हूँ पेपर में ये d-2 है। सो यहाँ पे कुछ कॉपी करते वक्त थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। Try to understand. All the time taken to cover d minus 2 kilometer in upstream is 2 hours. What will be speed of boat in still water? तो speed of boat in still water is to stream of speed of water is 9:7। मुझे पूछा ये वाला पोर्शन कितना होगा? सो हैज टू बी 9 का मल्टीपल। अब 9 का मल्टीपल ऑप्शन में कौन है? ये यही आंसर होना चाहिए। बट अगेन फॉर यू आई ट्राई टू एनालाइज दिस आंसर और एक बार हम ट्राई करते हैं। 45 अगर स्पीड होता है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ जाएगा। देन ये 5 टाइम्स है तो ये भी 5 टाइम्स, मतलब 35। दैट मेक्स माई अपस्ट्रीम स्पीड एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होता है? दोनों का डिफरेंस मतलब 10। और डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होता है? दोनों का एडिशन मतलब 80। अब क्वेश्चन में बोला है कि इफ टाइम टेकन टू कवर d minus 11 किलोमीटर अपस्ट्रीम इज 4 टाइम्स, सो d minus 11 किलोमीटर मुझे अपस्ट्रीम जाना है, सो डिवाइड बाय 10। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये टाइम जो है वो 4 टाइम्स है, d डिस्टेंस जाना है मुझे डाउनस्ट्रीम में, मतलब 80 के। तो यहाँ से जो d का वैल्यू मिलेगा वो मुझे टैली करना है नेक्स्ट सिचुएशन में। सो लेट्स सी पटाख से d का वैल्यू क्या आ सकता है? 0 0 कैंसिल। सो 4d इज इक्वल टू d minus 11, सॉरी 4/2। सो 2d minus 11 इज इक्वल टू d। d का वैल्यू आ जाएगा 4 का 2 टाइम्स 2d minus 22 इज इक्वल टू दिस। d का वैल्यू आ जाएगा 22। सो d अगर 22 है, आपको बोला d -2 मतलब 20 डिस्टेंस 10 अपस्ट्रीम, मतलब 10 के स्पीड से, क्या 2 आवर्स लगेंगे? क्या बिल्कुल लगेंगे, मतलब मेरा आंसर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइम टेकन टू कंप्लीट वर्क बाय ए अलोन इज 100% मोर देन टाइम टेकन बाय बोथ ए एंड बी टू कंप्लीट द वर्क। सो इस स्टेटमेंट से क्लियरली पता चल जाता है ए को अगर 100% ज़्यादा टाइम लग रहा है, मतलब ए और बी दोनों d डेज ही लेते हैं या दोनों इक्वल डेज लेते हैं, तो 2d ले लो, सच दैट ए एंड बी विल टेक d डेज। ये अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है तो यू विल रियलाइज दिस। हम यहाँ पे कोचिंग नहीं सीख रहे, हम सीख रहे कि एग्जाम के वक्त कैसे टैकल करना है। सो कोचिंग के लिए अलग से वीडियो विल ट्राई टू पोस्ट। बी इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज सी। सो मान लो सी जो है वो एक दिन में एक वर्क करता है, तो बी कितने वर्क करेगा? क्योंकि वो उसके थ्राइस एज एफिशिएंट है, मतलब ये 3 काम करेगा। और दोनों ए और बी इक्वली है, मतलब ए भी कितने काम करेगा? 3 काम करेगा। बी एंड सी टुगेदर टेक्स 12 डेज टू कंप्लीट द सेम वर्क। ये जो हम लिखते हैं वो क्या होता है? वर्क्स पर डे होता है, एक दिन का काम। तो ये दोनों एक दिन में 4 काम करते हैं, ऐसे 12 दिन तक काम करें, मतलब टोटल वर्क्स जो है हमारे वो 48 है। सो 48 वर्क्स करने हैं रोज। ए जो है वो 3 काम करता है, मतलब ए को 16 दिन लगेंगे। सो आंसर इज बी। आगे, शशि स्पेंड्स 32% ऑफ हिज इनकम इन वेरियस एक्सपेंसेस ऑफ द रिमेनिंग ब्ला ब्ला, पूरी कहानी है। अब इस स्टेटमेंट पे फोकस करो। शी स्पेंड्स 1/4 ऑन हर ब्रदर while 9/17 on her sister and remaining keep as saving। और अल्टीमेटली पूछा है व्हाट इज शशि's सेविंग। तो मान लो देखो,
उसने 32% स्पेंड कर दिया, उसके बाद उसका जो भी फिगर बचेगा वो ऑब्वियसली एक इंटीजर होगा, मान लो एक्स में से वो 1/4 किसी को दे रही है और इसी का x का 9/17 किसी को दे रही है। मतलब ये कितना होता है 17 + 36, 17 + 36 इज 53/68। इतना पार्ट इस x में से वो किसी को दे रही है, मतलब x माइनस x का 53/68 उसके पास बचेगा एज अ सेविंग। सो दिस इज हर सेविंग। 68x माइनस 53x इज 15x/68। 68 और 15 का आपस में कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं, इसका मतलब मेरा आंसर जो है वो 15 का मल्टीपल आना चाहिए। नाउ लुक एट द ऑप्शंस एंड टेल मी विच इज 15 मल्टीपल। एक ही है, दिस हैज टू बी आंसर। अगेन एज फार एज बैंक एग्जाम आर कंसर्न, क्योंकि उनकी एक लिमिट है, उसके बाहर वो नहीं जाते। ठीक है, आगे इफ 2 is subtracted from the numerator while 3 is added to denominator, ratio becomes 3:2। ये मान लो हमारा फ्रैक्शन है x/y, 2 सब्ट्रैक्ट होता है न्यूमरेटर से और 3 ऐड होता है डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन बन जाता है 3/2। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस इक्वेशन फटाक से। 2x - 4 = 3y + 9, x का वैल्यू आ जाएगा 3y + 13/2। ऐसे ही इफ 7 is added to denominator, 4 is subtracted from the numerator, fractions become 5/3। So 3x - 12 = 5y + 35। x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 5y + 47/3। दोनों x को इक्वेट करते 3y + 13/2 = 5y + 47/3। सो हो जाता है 9y + 39 = 10y + 94। सो y का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से -55। अब -55 आप कहीं भी पुट कर दो, मान लो यहाँ पे पुट कर दिया -55। सो -55 + 3 -52 -52/2 मतलब -26 × 3 -84। सो x - 2 = -84, x का वैल्यू आना चाहिए -82। सो -82/-55 मतलब 82/55 शुड बी माई आंसर। ये तो कहीं दिख नहीं रहा मुझे, सो आंसर शुड बी नन ऑफ दिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नंबर सीरीज यू माइट से कि इसमें तो क्या ही कर सकते हैं एग्जाम के वक्त, अगर चमका तो चमका, नहीं चमका तो नहीं चमका। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रीफर टू लीव दिस क्वेश्चंस, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आपने अगर लास्ट के 5-6 साल के SBI PO, IBPS PO के क्वेश्चंस देखे, सो यू रियलाइज कि उनके पैटर्न में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। ये पांचों क्वेश्चन इनफैक्ट सेम पैटर्न से बार बार अपीयर करते हैं। तो देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, यू सी 12 का हो गया 7, 7 का अराउंड 8 हो गया, 8 का अराउंड 13 हो गया, 13 का 20। सो ये लगभग 2 टाइम्स है और ये लगभग हाफ है। इसका मतलब मेरा मल्टीप्लाई जो है वो मल्टीप्लिकेशन जो है वो फ्रैक्शंस में हो रहा है। जैसे हाफ हो रहा है मतलब 0.5। सो 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया, हाफ किया तो 6 आ जाता है। 6 से 7 जाने के लिए +1 करना पड़ेगा, मतलब इंटू 0.5 + 1, 7 आ गया। 7 से 8 जाना है, मतलब इंटू 1 + 1। 8 से 13 जाना है, अब 0.5 1 के बाद क्या आएगा, ऑब्वियसली 1.5 आएगा। सो 8 × 1.5 मतलब होता है 12 + 1 = 13। 13 से 27 जाना है, सो इंटू 2 + 1 हो गया। ऐसे ही मुझे 27 से आगे बढ़ना है, तो 27 × 2.5 + 1 करना पड़ेगा। सो 27 × 2.5 54 + 13.5, 54 + 57, 67.5 + 1 मतलब 68.5। और वैसे भी ऑप्शंस देखा जाए तो आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए था, यहाँ से तो 0.5 आएगा, +1 करेंगे तो अल्टीमेटली 0.5 तो रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन, ये भी प्रीटी मच सिमिलर है। ये देखो 2 टाइम्स हो रहा है, ये भी 2 टाइम्स के बराबर है, बट आई थिंक दिस टाइम रीजन इज डिफरेंट, क्योंकि ये 2 टाइम्स नहीं है, काफ़ी कम है। ठीक है, लेट्स ट्राई टू फाइंड द डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस है 9, यहाँ पे डिफरेंस है 25, यहाँ पे डिफरेंस है 49। सो ऑब्वियसली 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, यहाँ पे आने वाला है 11 का स्क्वायर। डोंट
सॉरी 9 का स्क्वायर, और यहाँ पे आने वाला है 11 का स्क्वायर। मतलब इसमें 121 मुझे ऐड करने, 121 ऐड करेंगे तो आंसर इज 300। आगे 1 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, नहीं डिफरेंस वाली बात नहीं, यहाँ पे 3 टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, 1 टाइम्स हो रहा है। सो इंटू 1 + 1, इंटू 2 + 2, इंटू 3 + 3, इंटू 4 + 4, इंटू 5 + 5, यहाँ पे आएगा इंटू 6 + 6, सॉरी यहाँ से ढूंढना है हमको। सो इंटू 2 + 2, इंटू 3 + 3, इंटू 4 + 4, 45 इंटू 4 इज 180 + 4, 184। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 का डिफरेंस, 11 का डिफरेंस, 22, 9, 29 का डिफरेंस, 56 का डिफरेंस। इनके बीच का डिफरेंस होता है 9, 18 और 27। सो ऑब्वियसली कि 9 का पढ़ा चल रहा है, तो 27 के बाद आता है 36। तो 36 का डिफरेंस आने के बाद यहाँ पे होना चाहिए 2 और यहाँ पे होना चाहिए 9। सो 92 मुझे ऐड करना है इसमें। सो आंसर विल बी 199। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 67, 75 अगेन डिफरेंस वाली चीज़ लग रही है। इनके बीच में डिफरेंस है 8, इनके बीच में डिफरेंस है 16, इनके बीच में डिफरेंस है, सॉरी 16 नहीं है, 16, 2, 3। सो 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32s are 64 डिफरेंस होगा। सो मुझे चाहिए 128 डिफरेंस, लेकिन एक बार सब्ट्रैक्ट एक बार ऐड हो रहा है, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट हो गया, अब ऐड होगा। सो 127 + 128, 155। डी आई डोंट लाइक डी आई, सो मैं यूजुअली प्रिफर करता हूँ कि ये एंड में ही सॉल्व करे, टाइम बचता है। तो ये भी डी आई है, हटाओ उसको। ठीक है, और दीज आर द बेस्ट क्वेश्चंस इन क्वांट सेक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले। अब ये पटाख से कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ये 2x² है -5x + 2। आई एम अज्यूमिंग कि आपको पता है ये इसका फॉर्मेट क्या होता है, ढूंढने होते हैं x और y के वैल्यूज एंड ऑल। सो 2 × 2 4, 4 मुझे यहाँ बनाना है। सो 4 कैसे बना सकता हूँ मैं, -4 -1, आप सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे +4 आ जाता है, +1 आ जाता है, और फिर कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। इधर 9 × 7 × 2 इज 14, 14 कैसे बनाएंगे, -7 -2, साइंस चेंज कर दिया, +7 +2, और कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये 2, वैसे तो सीधा देखते से पता चलता है कि ये 3 जो है वो इससे बड़ा है, इससे भी बड़ा है, लेकिन ये जो है वो है 1, 1 जो है वो इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा है। तो इसका मतलब है y एक बार बड़ा होगा x से और एक बार छोटा होगा, दैट मीन्स नो रिलेशंस कैन बी एस्टैब्लिश्ड। आंसर ऑप्शन ई। नाउ दिस 4 × 3 12, 12 कैसे बनाएंगे, +4 +3 से, साइंस चेंज कर दिया, -4 -3, कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, /3/3। 20 कैसे तोड़ते हैं, +4 +5, साइंस चेंज करके -4 -5। सो ये जो दोनों फ्रैक्शंस है ये इनसे बड़े होंगे क्योंकि नेगेटिव में, सो ऑब्वियसली x इज ग्रेटर देन y। आगे 2 × 3 6, 6 कैसे बनाते हैं, +3 + 2, रूट्स क्या आ जाएंगे, -3 -2, कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, /3/3। यहाँ पे 27 तोड़ना है आपको। इधर 27 कैसे तोड़ सकते हैं, 12 को 9 × 3 = 27, सो ये +9 +3, साइंस चेंज करके -9 -3। अगेन वही बात हो गई, ये दोनों फ्रैक्शंस में हैं और छोटे फ्रैक्शंस है, और ये दोनों बड़े हैं 9 और 3, सो ऑब्वियसली x इज गोइंग टू ग्रेटर देन y बिकॉज नेगेटिव है। ये तो इजी लग रहा है, -5 -2 आ जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे 5 और 2। यहाँ से 45 मुझे बनाना है यहाँ पे, सो -9 -5, रूट्स आ जाएंगे 9 और 5। सो ये 5 जो है वो इस 5 के इक्वल है, लेकिन इस 2 से बड़ा है, 9 तो दोनों से बड़ा है, मतलब y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। आगे ये स्क्वायर है दोस्तों, सो x -16 का स्क्वायर अगर 0 होता है, so that tells us कि x - 16 is 0, so x has to be 16।
x कैन नॉट बी -16। ऐसे ही y स्क्वायर अगर 256 है तो y के दोनों वैल्यूज पॉसिबल है, +16 भी हो सकता है, -16 भी हो सकता है। सो x का एक ही वैल्यू है 16, y के दोनों वैल्यूज है, इसका मतलब है x कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू y। आगे अब ये वाले क्वेश्चंस तो आपको पता ही होंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको लेने, जैसे 24 को 24 बोल दिया क्योंकि 0.001 है, इनटू ये 14 को 15 बोल दिया क्योंकि ये 0.99 तक चला गया, इनटू इसको 10 बोल दिया। सो 24 इंटू 15 ये होता है 36 360 और आगे आता है 33600। ठीक है, आगे ये 14 है अंडर रूट एक्स मान लो, प्लस ये 53 है अंडर रूट एक्स मान लो। दोस्तों ये डिवाइडेड बाय है, सो ये हो गया 37 एक्स अपॉन 27 के बराबर। ये हो जाता है सॉरी 67 रूट एक्स इज इक्वल टू 67 एक्स अपॉन 27। सो 67 कैंसिल, रूट एक्स का वैल्यू आ जाएगा 27, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 27 का स्क्वायर विच इज 729। तो इसके आसपास वाला आंसर मतलब 729। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 10 है इंटू 37 है, प्लस रूट ऑफ 49 लगभग 7 है, इंटू ये 20 है, इज इक्वल टू 17 रूट एक्स। तो ये हो गया 370 प्लस 140 इज इक्वल टू 17 रूट एक्स। सो ये हो गया 510 इज इक्वल टू रूट एक्स अपॉन 17। सो 510 17 का 3 टाइम्स होता है, सो रूट एक्स इज इक्वल टू 30, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 900। आगे इसको मानना है 1900 डिवाइड बाय इसको मानना है 190, प्लस ये है 10 प्लस एक्स का स्क्वायर है ये इज इक्वल टू 84 लेना है आपने। सो ये तो हो गया 10 प्लस 10 20 माइनस कर दिया 64, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64, एक्स का वैल्यू कितना आएगा 8। 39.7% को आपको 40% लेना है, 40% ऑफ 801 माइनस 250 इज इक्वल टू एक्स माइनस 63% ऑफ 801। ये 63 इधर जाके ऐड हो जाएगा, so 63 प्लस 40 इज 103% ऑफ 801 इज इक्वल टू माइनस 250 इज इक्वल टू एक्स। 103% ऑफ 801, इसको 800 ही मान लो, सो 103 इंटू 800 अपॉन 100 ये होता है 824 माइनस 250, सो 574। सो बाकी सारे तो क्वेश्चन हमने देख लिए ना, एक बार ट्राई करते हैं, मतलब आई डोंट लाइक सॉल्विंग LRDI क्वेश्चंस, स्पेशली दिस DI क्वेश्चंस, बट क्या करें, करना तो पड़ेगा। अभी तक हमारे अटेम्प्ट 25 ही हुए, तो एटलीस्ट एक DI का सेट तो कर ही लेते हैं, जैसे ये है। सो 2 कंपनी दी है A एंड B, मोटर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं डिफरेंट ईयर्स के, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स ऑफ कंपनी B इन 12? B मतलब ये बॉक्स, 12 मतलब ये। सो आपने देखा ये 1 2 3 4 5 5 सेक्शंस में डिवाइड किया, 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है, तो इसका मिड पॉइंट 2000 और 3000 का मिड पॉइंट कितना आता है 2500। तो ये पहला वाला जो वैल्यू है वो 2500 है। A इन 14 इज दिस वैल्यू, मतलब 4000। इसका रेशियो पूछा है, टोटल सेल्स ऑफ A इन 11, A इन 11 दैट इज 2000, B इन 15 इज 4000, ये वाला। सो इन दोनों के एडिशन 6500 का रेशियो पूछा है, इन दोनों के एडिशन दैट इज 6000। सो ये आ जाएगा 5 का 13 टाइम्स, 5 का 12 टाइम्स, 13:12। Okay, what is the difference between sales of company A in 16 and that of B in 16 if sales of company A and B increase by 20 and 10% respectively? So A, right now A is 5000 बढ़ेगा 20% से, so इसका 10% होता है 500, 20% होता है 1000, मतलब A in 16 is 6000।
ऐसे ही B इन 16 कितना होगा, B करंटली इज 4000, ये बढ़ेगा 10% से, 4000 का 10% होता है 400, सो ये हो जाएगा 4400, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, दैट इज 1600। आगे, टोटल सेल्स ऑफ बोथ कंपनीज इन 15 इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल सेल्स ऑफ बोथ कंपनीज इन 11। 15 में दोनों का एडिशन 5000 प्लस 4000 इज 9000, कितना ज़्यादा है सेल्स ऑफ बोथ कंपनीज इन 11, 11 में कितना है 2000 प्लस 1000 दैट इज 3000। तो इससे ये कितना परसेंट ज़्यादा है, तो इससे आपने देखा तो ये 6000 ज़्यादा है, 6000 मतलब इसके लिए कितना होता है 200%। ठीक है, आगे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल सेल्स ऑफ कंपनी ए फ्रॉम 12 टू 14, ए फ्रॉम 12 टू 14, total sales of company A from 12 to 14, so A 12, 13 और 14, 12 में है 3500 प्लस आगे है 4500 प्लस आगे 40, सो 80 प्लस 40 120, ये है ए का सेल्स। बी फ्रॉम 13 टू 15, बी 13 टू 15 मतलब ये 3, यहाँ पे है 30 प्लस यहाँ पे है 40 प्लस यहाँ पे अगेन है, सॉरी यहाँ पे है 30, यहाँ पे बी है 45 प्लस यहाँ पे 40, सो ये हो गया 70 प्लस 45। तो बेसिकली इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस पूछा है, सो ये 45 कैंसिल हो गया, 40 कैंसिल हो गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 5, सो 500। ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे, इफ द सेल्स ऑफ कंपनी ए इंक्रीज्ड बाय 33.33% इन 11 ओवर इट सेल्स इन 2010, सो 10 में ए का कुछ सेल था, मान लो वो सेल था, अब मुझे पता है 33.33% बढ़ाना है, सो 33.33% मतलब 1/3, सो कोई 3 का मल्टीपल होना चाहिए, सो मान लो 2010 में ए का सेल था 300 x, तो वो 1/3 से बढ़ के हो गया 400x, विच इज 2000 नाउ। इसका मतलब ये कितने टाइम्स हो रहा है 400 के लिए 50 टाइम्स, तो ये भी 50 टाइम्स हो जाएगा, मतलब यहाँ पे पहले सेल कितने थे 1500, सॉरी 5 टाइम्स, सो सेल्स कितने होंगे 1500। Find the percent increase in the sales of company A in 15 with respect to sales in 10. So A in 15 now is 5000. So 1500 से बढ़ के 5000 हो गया। दोस्तों जब भी आपको परसेंट इंक्रीज निकालना है तो बड़े वैल्यूज में मत खेलो, आप पहले से ही रेशो निकालो, 0 0 कट 0 0 कट, 5 का 3 टाइम्स, 5 का 10 टाइम्स, मतलब 3 बढ़ गया 7 से, 7 इंक्रीज हुआ है 3 पे, परसेंट इंक्रीज कितना हुआ, तो 700/3 दैट इज 233.33%, आंसर ऑप्शन ए। दोस्तों एक और सेट बचा हुआ है, बट अगेन इट विल बी इजी इफ यू ट्राई माई टैक्टिक्स, और अगर सिंपल कैलकुलेशन पे आपका होल्ड भी है तो डीआई में सच आप अलग से कुछ नहीं कर सकते, कैलकुलेशन स्पीड ही आपको होनी चाहिए, क्योंकि डीआई में मोस्टली मैटर करता है आपका रेशो का नॉलेज कैसा है, परसेंटेज का नॉलेज कैसा है, एवरेज का नॉलेज कैसा है, मोस्टली रेशो और परसेंटेज का। तो अगर उस पर आपका अच्छा खासा होल्ड है तो डी आई आप टैकल कर सकते हैं। एंड इन रिसेंट ईयर्स दे आर डिक्रीज द नंबर ऑफ डी आईज इन क्वेश्चन, लाइक इफ यू हैव सीन दिस ईयर एसबीआई एग्जाम्स हार्डली वंस इट वॉज देयर, सो डी आई पे उनका फोकस कम होते जा रहा है, बाकी क्वेश्चन पे बढ़ते जा रहे हैं। सो आपको फोकस करने लायक टॉपिक्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अप्रॉक्सीमेशंस, अलग अलग टाइप के कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस आते हैं, और हमारा बेसिक अरिथमेटिक में स्पीड टाइम डिस्टेंस रेशियो प्रोपोर्शन एटसेट्रा। सो गाइज अगर आपको ये टेक्निक्स अच्छे लगे हैं सो प्लीज़ ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस इन योर प्रैक्टिस, क्योंकि अदरवाइज आप अगर ट्रेडिशनल वेज में सॉल्व करने जाते हो तो इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू सॉल्व 35 क्वेश्चंस इन गिवन टाइम।
So guys, I hope you understand what I was trying to say, and you understand all the questions. If you have any problem, please you can comment. Okay, bye.